सबसे पहला तो लोगों के अंदर एक माइंडसेट है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो हमारी सिक्योरिटी है। जबकि अभी तो डॉक्टर लाइन के अंदर स्पेसिफिकली अगर आपका बिहेवियर, आपके रिजल्ट्स, आउटकम्स अच्छे हैं तो उन्हें लॉन्गर ड्यूरेशंस। कोविड फेज जब आया था तो वो एक सेटबैक था। हमें ऐसा लगता था कि हमारी जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है वो ब्रीच हो गई थी, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे डेंटिस्ट जिनको मैं कहूँगा सुपर डेंटिस्ट, जिन्होंने खुद ही नहीं बहुत सारे डेंटिस्ट को अपने साथ जोड़ करके एक ऐसी डेंटिस्ट्री क्लिनिक का सेटअप किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से उसे चला रहे हैं, जिसकी ब्रांचेस 2 नहीं 3 सिटीज़ में काम कर रही है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर सचिन मित्तल। थैंक यू सो मच। आप हमारे शहर के हीरो हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा था कि हम मिलें और जो आपकी नॉलेज है उसको शेयर करें हमारी विद रिगार्ड सर। जो हमारी ऑडियंस है उसके साथ। तो सर मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपने जैसे बताया, हमारी बात चल रही थी कि आपने जो अपनी मेडिकल जर्नी है वो एमबीबीएस के लिए स्टार्ट करी थी। हाँ, मतलब हर कोई, अगर मैं बात करूँ हमारे टाइम पे जब पीएमटी एग्ज़ाम होता था, आज के टाइम उसे हम नीट एग्ज़ाम कहते हैं। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो मेडिकल एग्ज़ाम दे और उसमें डेफ़िनेटली फ़र्स्ट चॉइस हर किसी की यही होती है कि वो एमबीबीएस करे, क्योंकि हमारे हिसाब से यही होता था कि एमबीबीएस इज़ द आइडियल डिग्री। बट अगर मैं अपने केस में बात करूँ, डेफ़िनेटली एमबीबीएस का वो रैंक नहीं आया, तो हमें भी थोड़ी मायूसी हुई इनिशियली कि हमें एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है। तब हमने बीडीएस को ज्वाइन किया। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द ब्रांच, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या किसी भी तरीके की मेडिकल डिग्री हो, ये तो हमारा अपना पर्सपेक्टिव है कि हम उस ब्रांच को कैसे लेकर के जा रहे हैं। तो आज के सिनेरियो में तो डेंटिस्ट्री मेडिकल फील्ड की तरह ही इवॉल्व है, और इनफैक्ट अगर हम आउट ऑफ इंडिया बात करें तो वो उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंसिडर होती है। सर एक नॉर्मली यही बोला जाता है कि अगर एमबीबीएस में नहीं हो रहा तो आप बीडीएस में चले जाइए, क्योंकि कम नंबर्स जिनके आते हैं या जिनका वहाँ सिलेक्शन नहीं होता, जैसे आपने भी बात करी। तो आपको कभी रिग्रेट हुआ कि यार मैं एमबीबीएस में नहीं जा पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। इनिशियली डेफ़िनेटली मैं कहूँगा जब कॉलेज टाइम में थे तब हमें ये बात फ़ील होती थी। बट जैसे-जैसे प्रोफ़ेशन में आए, इसको एक्सप्लोर किया, तो ये इक्विवेलेंट, इनफैक्ट इक्विवेलेंट नहीं, मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा बेटर है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन अब जब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग के हिसाब से, तो हर तरीके से डेंटिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन है। सो आजकल जो यंग कमर्स आ रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेज़ चल रहे हैं हुँ, और बहुत से स्टूडेंट्स अभी मेडिकल फील्ड की तरफ जाते हैं और उसकी बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं। हुँ, तो कहीं ना एक सोसाइटी के अंदर प्रेशर है कि उनका अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं होता हुँ, तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हुँ। हैं। तो ये चीज़ उनको काफ़ी मोटिवेट करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं। लाइक अगर आपका एमबीबीएस में हो रहा है तो भी अच्छी बात है। अगर आपका डेंटिस्ट्री में, बीडीएस में भी एडमिशन हो रहा है तो वो भी एक अच्छी स्ट्रीम है। हम उसको ऑप्ट करके भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। और जब आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी हुँ, आपकी स्टडीज़ के हुँ। बाद, तो आपको किस तरह के चैलेंज आए? हाँ, सबसे पहला तो लोगों के अंदर एक माइंडसेट है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो हमारी सिक्योरिटी है। जबकि अभी आज के सिनेरियो में ऐसा रहा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। सो इवन चाहे गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में है, दोनों जगह ही हम अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो इनिशियली डेफ़िनेटली लोगों में अपनी पहचान बनाने का, ट्रस्ट बनाने के लिए एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो हर फ़ील्ड में है। तो डॉक्टर लाइन के अंदर स्पेसिफिकली अगर आपका बिहेवियर, आपके रिजल्ट्स, आउटकम्स अच्छे हैं, तो उन्हें लॉन्गर ड्यूरेशंस आप अच्छा परफॉर्म करते हो। जैसे डॉक्टर सचिन, आप टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहते हैं अडॉप्ट करने के लिए उनको। अभी हम नीचे बैठ कर के डिस्कस कर रहे थे कि आप एआई एनेबल्ड एक कुछ टूल सॉफ्टवेयर कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। हाँ, तो तो नई टेक्नोलॉजी को लेना, ठीक है, तो उस चीज़ को जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए डेंटिस्ट हैं, वो कहाँ से ये सब नॉलेज को ले सकते हैं? उसके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो एरा है वो तो डिजिटल एरा ही है। हमें आजकल, पहले ऐसा होता था कि हमें हर इन्फॉर्मेशन के बारे में सिर्फ न्यूज़पेपर से पता चल रहा होता था। बट अब हम हर चीज़ को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो नॉलेज के लिए तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर मुझे एक आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्स करना है, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना ही पड़ता था। मुझे यूके, कनाडा, यूएस ट्रैवल ही करना पड़ता था। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं फॉर द अवेयरनेस एंड ऑल। सो जो जानकारी है वो ऑनलाइन मीडिया पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है।
सिर्फ हमें उसको राइट डायरेक्शंस में जा करके सर्च करने की ज़रूरत है। कुछ यूट्यूब चैनल्स और यहाँ से डेफिनेटली यूट्यूब चैनल्स भी बहुत इसमें हेल्प करते हैं, इसमें पॉडकास्ट भी बहुत हेल्प करते हैं, आर्टिकल्स भी बहुत हेल्प करते हैं, ई बुक्स और बाकी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इसमें बहुत हेल्प करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी यूटिलाइज की जानी चाहिए और होती भी हैं अब। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेडिकल साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली इतने ज़्यादा नहीं होते हैं एक्टिव नहीं हाँ। होते हैं। एक्चुअली उनका माइंडसेट है कि बस मुझे मरीज़ को देखना है, जबकि मरीज़ के एक अच्छे आउटकम के लिए हमें वो अपग्रेडेड करंट नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपकी अब तक की जो डेंटल जर्नी की बात करूं तो कोई ऐसा मोमेंट आया था डॉक्टर सचिन कि आपको लगा ये तो मैंने पंगा ले लिया? हाँ, नहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने पंगा ले लिया, बट कोविड फेज़ जब आया था 2020 की अगर हम बात करें, तो वो एक सेटबैक था। मतलब हमें ऐसा लगता था कि हमारी जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है वो ब्रीच हो गई थी, क्योंकि हमारा डेंटल ट्रीटमेंट सारा माउथ के थ्रू ही हो रहा है और वहीं से ही कोरोना और कोविड के सारे सिम्टम्स आ रहे थे। तो हमें बहुत सारे टाइम के लिए अपनी प्रैक्टिस को बंद भी करना पड़ा था, और उसके बाद भी लोगों में एक डर था कि हम डेंटिस्ट के पास जाएं या ना जाएं। तो वो एक डोमेन था जब हमें ऐसा लगता था कि हाँ, हमारे फील्ड के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि हाँ, हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या उतना हमारा शट डाउन हो गया है सब सिस्टम्स। बट अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हमारे लिए सबक ही था, जिससे कि हमने, क्योंकि हम बंद थे तो हमने अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल एरिया के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड में हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। तो आफ्टर कोविड एरिया अगर हम बात करें, तो हमने डिजिटल वर्ल्ड को काफ़ी यूटिलाइज किया डेंटिस्ट्री को इवॉल्व करने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग ने आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने में आपकी कितनी हेल्प करी? डिजिटल मार्केटिंग में ये कहूँगा प्रैक्टिस बढ़ाने में हेल्प इनडायरेक्ट होती है, बेसिकली अवेयरनेस होती है कि हाँ, एक बंदा है जो यूके में बैठा है, यूएस में बैठा है, वो हमारे बारे में कैसे जानेगा। अब अगर हम बात करें, हम ऑलमोस्ट हर दिन एनआरआई पेशेंट्स ट्रीट कर रहे होते हैं। वो इसी वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि वो डिजिटली वो चेक कर पा रहे हैं कि हाँ, डॉक्टर सचिन अवेलेबल हैं हिसार में, क्वालिटी अवेलेबल है, सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। तो इसलिए वो पहले से ही, मतलब अब आज के टाइम एक मरीज़ यूके यूएस से आने से पहले हमसे अपॉइंटमेंट ले लेता है। और वो कहीं ना कहीं आपके पास आने से पहले आपको जानता होता है। एग्जैक्टली आपके लिए वो नया होता है, हाँ, लेकिन वो हाँ, आपको कहीं ना कहीं जानता है कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मैं अब दूसरे जोन में चलता हूँ। राइट एज क्या है एक डेंटिस्ट के पास जाने की, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता। ये एक्चुअली सबसे कॉमन पूछा गया सवाल है हमसे ना। मैं ये कहता हूँ, आपके बच्चे के दांत जिस दिन आ गए हैं, वो चाहे वो 1 साल का है, 1.5 साल का है, वहीं से ही उसकी डेंटल केयर और डेंटल चेकअप स्टार्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, लोगों को ये लगता है कि जो दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो भगवान ने 2 बार दांत दिए ही क्यों हमें? उन्होंने अलग से दूध के दांत बनाए ही क्यों? वो डायरेक्ट ही हमें परमानेंट टीथ दे देता। बट उनकी एक अपनी वैल्यू है अपने जॉ स्ट्रक्चर को बनने में, बाकी सब चीज़ों में। तो हमें हमारे बच्चों के दांतों पे गौर करना चाहिए, उनकी केयर, उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि उनको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसी। सबसे कॉमन जो हम प्रैक्टिस की बात करें तो 3 चीज़ें हैं अपनी हाइजीन को मेंटेन करने की। पहला है टूथब्रशिंग। सबसे कॉमनली हर कोई मुझसे पूछता है, डॉक्टर साहब कौन सा सबसे अच्छा टूथपेस्ट है? मैं हमेशा ये कहता हूँ, टूथपेस्ट अच्छा नहीं है, टूथपेस्ट करने का तरीका और टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। सो अगर मैं टूथपेस्ट अच्छे से कर रहा हूँ ब्रश के साथ, और वो दिन में 2 बार कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन किस ब्रांड का कर रहा हूँ उसकी बजाय। एडजंक्ट अगर हम बात करें तो उसके अलावा माउथ वॉश हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए, और फ्लॉसिंग इंडियन सिनेरियो में तो हम लोग करते ही नहीं। अगर हम अब्रॉड, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो फ्लॉसिंग इज़ ए टॉयलेट ट्रेनिंग पार्ट है, जबकि हमारे यहाँ पे वो बहुत कम यूज़ होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट केयर 3 पार्ट में है। फर्स्ट टूथपेस्ट ब्रश, सेकंड माउथ वॉश एंड थर्ड फ्लॉसिंग। तो बच्चे भी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं? बच्चे भी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली बच्चों के लिए हम ये बोलते हैं कि जब तक वो स्वेलोइंग उनको अच्छे से नहीं आ गई है, यानी 5-6 ईयर्स तक का बच्चा अगर नहीं हो गया है, तब तक हम माउथ वॉश रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। बट एक बार उसके बाद अगर उसकी स्वलोइंग कैपेसिटी ठीक हो गई है, अगर वो तो पी उसके जाते बाद हैं तो अच्छा हाँ नहीं हाँ है हाँ, सेहत के तो लिए। फिर अब हम कहते हैं कि 5 ईयर प्लस अगर है तो आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। और हम यंगस्टर्स पे आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस में यंगस्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यंगस्टर्स? यंगस्टर्स में सबसे कॉमनली 2 प्रॉब्लम्स मैंने जो देखी हैं, एक कि उनकी हैबिट्स, आजकल स्मोकिंग कह सकते हैं, गुटखा, पान
तंबाकू, ये सब चीज़ें इनका बहुत कॉमन चलन हो गया है, स्पेसिफिकली कॉलेज क्राउड्स के अंदर। उन्हें ये लगता है कि अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छा हैंडसम ड्यूड की तरह बिहेव कर पा रहा हूँ, जबकि उसके लॉन्ग टर्म बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के यंगस्टर्स के अंदर कि वो सोसाइटी के अंदर दिखाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कैंसर और अदर इश्यूज़ के अंदर हम अपने आप को इंडल्ज कर बैठते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर की बात आई है, तो कैंसर किन किन वजह से हो रहा है? जो ओरल कैंसर और बकल कैंसर की हम बात कर रहे हैं। सबसे कॉमनली तो जैसे हमने बात की टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग, ये सब चीज़ें हैं जो सबसे कॉमन कॉज है कैंसर का यंग जनरेशन में स्पेसिफिकली। क्योंकि हैबिट्स अगर हमारी कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। ओरल सेक्स से भी कैंसर हो सकता है? हाँ, ओरल सेक्स से मैं नहीं समझता कि कैंसर हो सकता है। ओरल सेक्स में अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं तो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे हर्पीज़ है, सिफिलिस है। सो बहुत सारी वैसी डिजीज़ हैं जो हो सकती हैं, तो उसमें हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट कैंसर का उससे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि अगर आपने ओरल सेक्स या ओरल प्लेजर से पहले ब्रश कर लिया और आपको कहीं के पे कट्स आ सकते हैं, कट्स अगर आ जाते हैं तो आपको ओरल कैंसर नहीं, की वो कुछ। प्रोबेबिलिटी बहुत ही मिनिमल है। मतलब अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कैंसर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करता है। उसके लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो स्प्रेड करती हैं। ओके, एसटीडीज हो हाँ, सकती हैं, लेकिन कैंसर नहीं हो कैंसर सकता, जैसा नहीं हो नहीं है। सकता। तो ये बहुत हाँ, सही है, क्योंकि रूटीन में लोगों को नहीं पता होता सर नहीं ये तो वो चीज़ें। नहीं होता है। कैंसर हैबिट्स और बाकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा होता है। इंडिया के अंदर डेंटिस्ट्री के जो हमारे फ्रेशर्स हैं, वो क्या क्या करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं? इंडिया के अंदर डेंटिस्ट्री में अभी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि जो फ्रेश डेंटिस्ट पास आउट होते हैं, उन्हें ये लगता है कि उनके अदर स्ट्रीम्स के कंपैरेटिवली सैलरीज कम हैं। सो एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि डॉक्टर जो है वो ओल्ड एज में ग्रो करता है, बिल्कुल। क्योंकि जितना हम भी अगर आज किसी को दिखाने जाते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स एक यंग क्राउड प्रोफेशन है। वहाँ पे अगर पुराना इंजीनियर हो गया तो उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। इन जनरल यंग क्राउड को हर कोई लेना चाह रहा है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा प्रोफेशन कब ग्रो कर रहा है। अगर हम डेंटिस्ट्री की बात करें विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एक स्टैट्स मैंने अभी पढ़ा था रिसेंटली कि यूएस की रिचेस्ट कम्युनिटीज डेंटिस्ट rather than apart from the cardiologist, neurologist, any other specialization, the richest first community is dentist. So उसका स्कोप बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस तरह एफर्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं। और हमें ये ऑडियंस लगता भी है वैसी नहीं है हमारे यहाँ पे जो वहाँ पे मिलती है। थोड़ा सा कह सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यंगस्टर्स ये चाहते हैं कि वो अपने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ ही बहुत ज़्यादा अचीव कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें, क्योंकि हमारा जो काम है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी है, स्किल्स ओरिएंटेड भी है, तो हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिसमें एसोसिएटेडली जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अगर आज हम अपनी बात करें तो हम अपने सेंटर पे भी ऐसा ही करते हैं कि जब एक यंग डेंटिस्ट आता है, हम उसको अपने साथ एसोसिएट कराते हैं, हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, हम उसको एक सपोर्टिव मेथड्स भी देते हैं सो दैट कि वो ग्रो कर सके। तो ऐसे आज के टाइम इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो ट्रेनिंग्स करते हैं और आपका अपग्रेड होने के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। अगर हमें इंडिया में एक डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करना है तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि डेंटल क्लिनिक बहुत ही एक टेक्निकल सी चीज़ें हैं। उसके लिए अगर मान लीजिए आज मुझे एक डेंटल क्लिनिक खोलना है अपने लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उस क्लिनिक को चलाने के लिए मुझे स्किल्स होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब मैं पार्शली स्किल्ड हूँ और मैं अपना क्लिनिक ओपन कर लेता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेशेंट्स को वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बट अगर मैंने अपनी डिग्री करने के बाद 2-3-4 सालों का एक्सपीरियंस लिया, किसी कॉलेज में जॉब करके, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करके, तो उससे मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ कर लेता हूँ, तब जो रिजल्ट आउटकम आता है वो बेटर आता है। और जब हम अपना क्लिनिक खोल रहे हैं तो हमें किस तरह की लोकेशन चूज़ करनी चाहिए? डेफिनेटली लोकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर वो एक नॉर्मल कहावत है, दिखेगा तो बिकेगा, तो वही वाली बात है।
अगर मुझे लोग देख पा रहे हैं तभी तो वो मेरे पास आएंगे, और इसमें सबसे बड़ा रोल है आज के टाइम डिजिटल वर्ल्ड का। अगर लोगों को मेरे बारे में पता ही नहीं है तो लोग मेरे पास पहुंचेंगे कैसे? सो डेफिनेटली लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए और डिजिटल वर्ल्ड में आपकी प्रेजेंस भी अच्छी होनी चाहिए। और सर, डेंटिस्ट प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा किस प्रैक्टिस में है? हाँ, मैं पैसा तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अगर सक्सेसफुल होना है तो जितने भी लेटेस्ट मेथड और मेथडोलॉजी हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में बात करूँ तो जैसे डेंटल इम्प्लांट्स हो गए, ब्रेसिस हो गए, अलाइनर्स हो गए, बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई हैं। अब हमारे पास डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग्स आ गई हैं, पेशेंट्स का डिजिटली स्माइल डिज़ाइन हो जाता है। इसको एलोबरेट करेंगे सर? हम अगर बोलें तो हम हमेशा ये कहते हैं, यार प्रियंका चोपड़ा की स्माइल कितनी अच्छी है, दीपिका पादुकोण की स्माइल कितनी अच्छी है, या किसी हॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस की स्माइल कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एवरीवन इज बॉर्न विद गुड स्माइल, वो क्राफ्ट की जाती है आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में। हम उसे बोलते हैं डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग। कूल। हम उसमें आपके सारे एनालिसिस करते हैं और डिज़ाइन करते हैं कि जब आप स्माइल करें तो आपके दांतों का कौन सा पोर्शन कितना नज़र आए जिससे कि आपकी स्माइल बेटर बन सके। तो उसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर्स टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो डिजिटली आपका प्रोसीजर करने से पहले आपको बता देती है कि आपका आउटकम कैसा होगा। हम अब हिसार में ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले पहले वेंचर थे। अब ये चीज़ें हर डिस्ट्रिक्ट्स हर शहर में आनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको छेड़ा नहीं गया, आपके दांतों को कुछ टच नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, डिजिटली हम आपको दिखाते हैं कि हाँ आपका आउटकम क्या आने वाला है, आपकी स्माइल ऐसी दिखेगी, आपकी स्माइल ऐसी दिखेगी। आप पहले से विजुअलाइज करा देते हैं? पहले से विजुलाइज करा देते हैं। बहुत अच्छे से मिलेंगे इसके लिए आप रिगार्ड से। और सर, हम डेंटल इम्प्लांट्स की बात करते हैं। हम्म, डेंटल इम्प्लांट्स हो तो हर जगह रहे हैं, हम्म। लेकिन हम जब कराने जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या इसके अंदर कुछ ओरिजिनल, फेक, महंगा, सस्ता, क्वालिटी कम, ज़्यादा, ऐसा कुछ होता है? देखो, हर फील्ड में है ये चीज़। अगर मैं आज बात करूं, लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल, आईफोन भी है, सैमसंग भी है, एमआई भी है और माइक्रोमैक्स भी है। जी। तो ये हमारी चॉइस है कि हम किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अगर मैं हेल्थ केयर में बात करूं तो दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। पहला, जो डेंटल इम्प्लांट या जो प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है वो कितना ऑथेंटिकेटेड क्वालिटी का है। दूसरा, जो डॉक्टर वो प्रोसीजर कर रहा है वो कितना स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है। बिकॉज चाहे प्रोडक्ट हम अच्छा ले लें, अगर स्किल्ड डॉक्टर नहीं है तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। और स्किल्ड डॉक्टर तो बहुत अच्छा है बट अगर प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का है तो भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जब भी हम अपने डॉक्टर की सिलेक्शन कर रहे हैं, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो डॉक्टर उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। बिकॉज मैं बोलना नहीं चाहूँगा बट बहुत सारे क्वैक्स, अनऑथोराइज्ड डॉक्टर प्रैक्टिसेस भी होती है इंडिया के अंदर। तो लोग सिर्फ सस्ता कराने के चक्कर में कभी कभी ऐसी जगहों पे इंडल्ज हो जाते हैं जहाँ पे लेटर उन्हें रिग्रेट्स होता है कि हाँ हम वहाँ क्यों गए थे। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसकी एजुकेशन को आप ज़रूर देखें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ज़रूर देखें, और जो इम्प्लांट आपका हो रहा है आप ये ज़रूर देखें कि क्या वो ऑथेंटिकेटेड क्वालिटी का यूज़ हो रहा है। आपने हिसार जैसी जगह पे डेंटल इम्प्लांट्स की सर्विसेज जो शुरू करी थी, आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था सर इस चीज़ को, जब आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी को बड़ा क्लोजली देखा है। तो उस टाइम पे आपने क्या मतलब स्ट्रेटजीज अपनाई, या स्ट्रेटजी एक गलत वर्ड होगा इसके लिए, कि कैसे आपने अवेयर किया लोगों को, क्योंकि आपको बहुत चैलेंजेस आए थे उस टाइम पे? सर इसमें तो अवेयरनेस इज़ द की। मतलब एक टाइम था जब लोग कहते थे कि जी इम्प्लांट तो कुछ होता ही नहीं है, इम्प्लांट हमने क्यों कराना है, अदर डॉक्टर्स कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा समझ आता है कि अगर कोई एक चीज़ मैं अपनी फैमिली में अगर अपने पेरेंट्स के लिए कर सकता हूँ तो मैं अगर वो बाकी मरीज़ों के लिए कर सकता हूँ। तो डॉक्टर हमेशा अगर कोई ट्रीटमेंट अपनी फैमिली के लिए करने के लिए तैयार है तो वो राइट ट्रीटमेंट है। तो मैंने मरीज़ों को हमेशा ये समझाया कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आउटकम्स क्या हैं। एक टाइम ऐसा था 10 साल पहले जब हमें मरीज़ों को ये बताना पड़ता था कि हाँ डेंटल इम्प्लांट क्या है, और एक मरीज आज का टाइम है जब मरीज़ खुद आकर के हमें ये बोलता है कि डॉक्टर साहब हम आपके पास डेंटल इम्प्लांट करवाने के लिए आए हैं। तो अभी डिजिटल वर्ल्ड ने ये एरा पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अब मरीज़ आने से पहले उसके बारे में रीड कर पाता है, यूट्यूब पे जाकर उसके वीडियो देख पाता है, उसकी अपनी अवेयरनेस बेटर हो गई है, और जिसका पूरा का पूरा श्रेय
डिजिटल वर्ल्ड को जाता तो है। आपसे मिलके वो 2 क्वेश्चंस भी पूछ पाता है कि मैंने ये प्रोसीजर्स ऑनलाइन देखे हैं, एग्जैक्टली। क्या आप ये करते हैं या नहीं करते, इन चीज़ों का हाँ ध्यान जी, रखते हाँ हैं या जी, नहीं हाँ रखते हैं? जी। तो आप इस चीज़ को हिसार हाँ, जैसे शहर में हाँ, भी फ़ील हाँ, कर पाते हो? बिल्कुल। अभी मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं, वो कहीं न कहीं गूगल पे सर्च करके, कहीं न कहीं यूट्यूब पे सर्च करके ही हमारे पास आए होते हैं कि सर क्या ये नई वाली टेक्नोलॉजी हिसार में अवेलेबल हो जाएगी? और जब हम उन्हें कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, तो उन्हें लगता है कि हाँ सर, हमें लगता था कि ये चीज़ तो सिर्फ़ बॉम्बे में ही अवेलेबल है, बट अब हिसार में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सर बहुत सी ऑडियंस हमारी ऐसी है जो 12th के अभी एग्ज़ाम देगी हुँ, और अपनी तैयारी कर रही है, हुँ। तो इंडिया में बेस्ट डेंटल कॉलेजेस कौन से हैं जहाँ के लिए वो प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए, मैं अगेन ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कॉलेज कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है। इट्स अबाउट कि आप अपनी लर्निंग कर्व को कैसा रख रहे हो। सो डेफ़िनेटली आज भी हमें पुराने तरीके से हम देखें तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो अच्छे हैं। बहुत क्योंकि सारे वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है? नहीं, वहाँ पे क्योंकि लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे पेशेंट का वर्क फ्लो ज़्यादा अच्छा रहता है। हुँ। मैं ये कहता हूँ हमें पेशेंट का वर्क फ्लो तो चाहिए ही चाहिए, बट कॉलेज के अंदर क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए एडवांस्ड मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, वो कॉलेज को मैं ज़्यादा अच्छा कंसिडर करता हूँ। बिकॉज़ सिर्फ ज़्यादा पेशेंट नंबर होना अकेला रिक्वायर्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। और एमडीएस या बीडीएस के बाद आप कोई इंटर्नशिप्स या कोई कोर्सेज़ या कोई ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ सजेस्ट करेंगे आप नए देखिए जो एस्पिरेंट्स को? कॉलेजेस हैं वो आपको एक बेसिक नॉलेज देते हैं। मान लीजिए मैं सर्जन बना हूँ, मैं आज इम्प्लांट सर्जन हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज लेवल पे इम्प्लांट सर्जरी की हर चीज़ सिखा दी जाती है। और आजकल तो बहुत सारी नेशनल, इंटरनेशनल फेलोशिप्स एंड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मोर देन 10 कंट्रीज़ से मैंने अपनी फेलोशिप्स की हैं। टोक्यो से किया मैंने, इज़राइल से किया मैंने, इटली से किया मैंने, जर्मनी से किया मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है अपग्रेडेशन इज़ की पॉइंट ऑफ द सक्सेस। आज हम किसी भी फील्ड में हैं, हमें अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा और उस अपग्रेड करने के लिए डेफ़िनेटली चाहे हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम फिज़िकल ट्रेनिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको आपके 10 या 15 साल पीछे लेके चलता हूँ, जब आपने अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया था, तो तब ऐसी कौन-सी गलतियाँ रही हैं आपकी जो आप रिपीट नहीं करना चाहोगे और कौन-सी ऐसा आप ऐड ऑन करना चाहोगे कि उस टाइम पे अगर ये चीज़ मैं ऐड ऑन कर देता, तो मेरा सक्सेस रेशियो और ज़्यादा बड़ा होता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है गलतियों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आजकल यंगस्टर्स में, वो अपने सीनियर्स की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जब आए तब शहर में थोड़े सीनियर्स थे, हमने उनकी हेल्प ली, गाइडेंस ली, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि ये राइट मेथड है। और सबसे बड़ी जो गलती इनिशियल डेज़ में हमने की थी, नॉट अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी। कोविड और कोविड के बाद हमने अपने आप को प्रो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाया और टेक्नोलॉजी ही है जो आपको एक्चुअल में सक्सेस देती है फॉर द आउटकम। हुँ, हुँ। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आज के टाइम अगर कोई भी आ रहा है नया डॉक्टर तो उसे अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्टेड करना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। तो सर जो ये एक एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स आपने क्रिएट किया, तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस कर पाए कि आप मेरे साथ सिक्योर हो और हम एक टीम बन कर के काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं? तो क्योंकि जहाँ मैं देख पाता हूँ कि हर कोई चाहता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँ, मैं अपना काम करूँ, मेरा खुद का क्लिनिक होना हुँ, चाहिए। लेकिन मैं आपके केस में देखता हूँ कि डॉक्टर सचिन मित्तल के बैनर के नीचे रह कर हुँ। के 10-10 साल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, जो अपना भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने आपको चूज़ किया हुआ है। तो कैसे आपने उनको इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम कोई भी एक अकेला डॉक्टर या कोई भी एक अकेला इंसान हर काम नहीं कर सकता है। सो टीम बिल्डिंग तो बहुत ज़रूरी है। और रही टीम बिल्डिंग में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे जितना खुद को ग्रो करना है, मुझे अपनी टीम को भी उतना ही ग्रो करना है। सो मैं जब भी कोई चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, इसीलिए लोग मेरे साथ एसोसिएटेड रहना चाहते हैं, बिकॉज़ मैं उनकी ग्रोथ के बारे में भी सोचता हूँ, हुँ, हुँ। कि उनको नई टेक्नोलॉजी कैसे सिखाई जाए, उनका करियर कैसे बिल्ड किया जाए। बिकॉज़ टीम तभी काम करेगी जब पूरी की पूरी टीम ग्रो करेगी। हुँ। इंडिविजुअल पर्सन के ग्रो करने से टीम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। जैसे आप अभी 3 क्लिनिक्स अपने रन कर रहे हो, हाँ 50 जी, से ऊपर लोगों का आपके हाँ पास जी। ओवरऑल टीम स्ट्रक्चर है। खुद को शांत कैसे रख पाते हो? खुद को शांत रखने के लिए
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, बस स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्चुअल बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो ऐसे शांत रह करके। शायद आपसे नहीं, लोग पूछते भी होंगे आप काम कब करते हो? आप शांत रहते हो और फ्री से रहते हो सर चीज़ों के पता है लिए। मुझे ऐसा लगता है कि काम करने के लिए आपको स्ट्रेसफुल होकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो डेली का टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे जाने वाला है। मैं कितना टाइम है जो पेशेंट्स को देने वाला हूँ, कितना टाइम है जो मैं फैमिली को देने वाला हूँ, कितना टाइम है जो मैं अपनी टीम को देने वाला हूँ। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो। बिकॉज़ लोग क्या करते हैं, पूरा-पूरा दिन, दिन-रात लगे हुए हैं काम करने में, उन्हें पता ही नहीं है उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है, फैमिली को टाइम दिया है या नहीं दिया है। तो मुझे लगता है हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, तो हमें उस टाइम को मैनेज करना है बेसिकली। ट्रैवलिंग को कितना महत्व देते हो आप? मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी लाइफ में एक ही चीज़ जिसने मुझे सक्सेसफुल बनाया है, वो है ट्रैवलिंग। बिकॉज़ बिना ट्रैवल किए आप नहीं जान सकते कि दुनिया में क्या नया हो रहा है, क्या नई अडॉप्टेशन आपने करनी है, क्या नए चीज़ें हैं। तो अगर मैं पर्सनली बात करूँ, तो मेरा सबसे फ़ेवरेट चीज़ होती है ट्रैवलिंग। नए कस्टम्स कल्चर्स को देखना, नई टेक्नोलॉजीज़ को देखना, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो। हमने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत ही वेरी बिगिनिंग स्टेज में अडॉप्ट किए थे बिकॉज़ वो इंडिया में इतने यूज़ नहीं हो रहे थे, बट जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ में गए वो वहाँ यूज़ होते थे। हमने उनको अडॉप्ट किया तो उनसे हमें बहुत अच्छा आउटकम मिला। तो ट्रैवलिंग मेरे केस में तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ट्रैवलिंग ही है। और ये जो सेमिनार्स और जो इवेंट्स होते हैं इनमें आपका कितना एक पार्टिसिपेशन रहता है? मैं मतलब बहुत ही एक सोशल एनिमल हूँ, तो मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा डॉक्टर होने के अलावा एक अच्छा इंसान भी होना है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें सोसाइटीज़ के साथ इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत है। सोसाइटीज़ में जो नीडफुल लोग हैं, उनकी हेल्प भी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बस मैं डॉक्टर हूँ तो मैं किसी से मिलूँगा नहीं, मैं कहीं जाऊँगा नहीं या कुछ भी नहीं। इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर, एज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें सोसाइटी में इन्वॉल्व भी होने की ज़रूरत है और जो नीडफुल हैं, चाहे वो आपने जैसे मुझे बताया था कि ब्लाइंड स्कूल है या मोक्ष वृद्धाश्रम्स हैं, बहुत सारे ऐसे नीडी सोसाइटी ग्रुप्स हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है, तो हमें किसी न किसी तरीके से उन उसमें एसोसिएटेड होना चाहिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे आए थैंक यू और सो मच। आपने काफ़ी हेल्प की हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए। मैं आपसे अब एक सम अप करना चाहूँगा और एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे यंग डेंटिस्ट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं या हुँ। जिन्होंने अभी अपनी डेंटिस्ट्री ख़त्म करी है और अपना स्टार्ट कर रहे हैं करियर को, उनको क्या ऐसा क्रक्स देना चाहोगे लास्ट में? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हैं, एक तो पेशेंस के साथ काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सक्सेस विदिन 1 डे और 1 ईयर ही मिल जाए एंड डेफ़िनिटली टेक्नोलॉजी को ज़रूर अडॉप्ट करें। डिजिटल वर्ल्ड जो है दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। अगर हमने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, तो हम पिछड़ जाएँगे। तो मेरे हिसाब से पेशेंस एंड टेक्नोलॉजी अगर ये 2 चीज़ें हैं, तो कोई हमें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।